नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम निष्ठा के जो 18 मॉड्यूल के टीचर ट्रेनिंग हुई है, सबके प्रश्नोत्तर के बारे में व्याख्या सहित हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि निष्ठा के 18 मॉड्यूल का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। सभी टीचर्स का, सभी हेडमास्टर्स का, सभी टीचर, शिक्षा मित्र कोई भी हो जो निष्ठा मॉड्यूल पे ट्रेनिंग किया है, सबका जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। और ऑनलाइन होगा तो इसका मतलब है भाई, चाहे 2 लोग 3 लोग साथ में भले बैठे रहें, लेकिन क्वेश्चन का जवाब तो आना चाहिए ना। क्वेश्चन का जवाब जब आएगा तभी ना आप उस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखिए निष्ठा का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं कि निष्ठा का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे देखिए, निष्ठा में एन से हो जाएगा नेशनल, आई से हो जाएगा इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये निष्ठा का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको निष्ठा का फुल फॉर्म याद रखना है कि निष्ठा का फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। निष्ठा की स्पेलिंग होती है NI, निष्ठा। इस तरीके से निष्ठा लिखेंगे तो देखिए, एन से हो जाएगा नेशनल, आई से हो जाएगा इनिशिएटिव फॉर, यस से हो जाएगा स्कूल, और एच से हो जाएगा हेड्स, और टी से हो जाएगा टीचर्स, और एस से हो जाएगा होलिस्टिक, और ए से हो जाएगा एडवांसमेंट। यहाँ पे देखिए, 2 तो आपको ज़रूर याद हो जाना चाहिए कि एच से होगा हेड्स और टी से होगा टीचर, ठीक। 2 चीज़, यस से हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो यस से स्कूल होगा, एन से राष्ट्रीय स्तर का है तो नेशनल होगा, और आई से इनिशिएटिव होगा, ठीक है। इतना आप जब याद रहेगा तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरीय संग्रह। टोटल मॉड्यूल जो है 1 से 18 तक थे निष्ठा मॉड्यूल में। तो सबसे पहला मॉड्यूल हम लोग शुरू करते हैं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल क्रमांक 1। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि मॉड्यूल क्रमांक 1 है क्या। तो 18वें मॉड्यूल का नाम भी याद आपको होना चाहिए, या नोट करके आप कहीं पे ज़रूर रख लीजिए कि मॉड्यूल नंबर 1 क्या है, मॉड्यूल नंबर 2 क्या है। तो देखिए, मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम स्कूल में पढ़ाने आते हैं पहले तो हमारी कक्षा कैसी होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। यानी सबको हम समान मानेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। सारे के सारे बच्चे को एक छत के नीचे हम पढ़ाएंगे, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे बच्चा तेज हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे सामान्य हो, चाहे जैसा बालक हो, एक छत के नीचे हम सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। उसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या का मतलब है कि दोस्तों, जब हम लोग आएंगे तो पाठ्यचर्या की जगह आप देखिए दिनचर्या कर दीजिए। तो दिनचर्या क्या होता है, पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है कि हम कब जगेंगे, कब ब्रश करेंगे, कब मंजन करेंगे, कब नहाएंगे, कब स्कूल जाएंगे, मतलब सारा पूरे दिन का चर्या जो होता है उसे हम दिनचर्या करें। अब यहाँ पे लिख दिया है पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या का मतलब हम पढ़ते कहाँ पे हैं, हम विद्यालय में पढ़ते हैं, और चर्या मतलब पूरे दिन भर की कहानी, यानी विद्यालय के पूरे दिन भर का शेड्यूल जो होता है उसी को पाठ्यचर्या कहते हैं। जैसे विद्यालय कब आना है, विद्यालय में कब प्रार्थना होगा, विद्यालय में कब भोजन मंत्र होगा, विद्यालय में कब राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगीत होगा, विद्यालय में कब छुट्टी होगी, मतलब विद्यालय में जो कुछ भी होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, किसमें, पाठ्यचर्या में। तो हम आशा करते हैं कि आप पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे, और किसी को बताना होगा तो बता लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिर वही चीज़ आ गया कि निष्ठा का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि यन मतलब आप समझ लीजिए
कि यह नेशनल स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे है, तो यन का मतलब नेशनल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे यस का मतलब हमको याद रहेगा, क्योंकि हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो यस का मतलब क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। फिर स्कूल में हेडमास्टर रहते हैं और टीचर रहते हैं, तो एच और टी से हम हेड्स और टीचर याद कर लेंगे। और यहाँ पे बच रहा है हम लोगों को केवल देखिए 4 पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हम लोगों को जल्दी याद नहीं होगा। तो आई मतलब इनिटिएटिव, ठीक है, और यहाँ पे एच मतलब होलिस्टिक और ए मतलब एडवांसमेंट। बस यही 3 शब्द हम लोगों को, 3 शब्द ही केवल हम लोगों को याद करना है, बाकी हम लोगों को अपने आप याद रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट ऐसे जल्दी जल्दी बताइए। आप एन का मतलब बता दीजिए, आई का मतलब बता दीजिए, एस का मतलब बता दीजिए, एच का मतलब बता दीजिए, टी का मतलब बता दीजिए, एच का मतलब बता दीजिए, ए का मतलब बता दीजिए, तब भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, निष्ठा के द्वारा कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग, और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि निष्ठा का जो मॉड्यूल है उसके द्वारा कितने शिक्षकों को ट्रेंड किया गया। तो करीबन 42 लाख शिक्षकों को इसके माध्यम से ट्रेंड किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी निष्ठा प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या है, स्वार्थ क्या है, क्यों निष्ठा प्रशिक्षण हम लोग करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि भैया टीचर और हेडमास्टर करते हैं, तो इसका मतलब कि शिक्षक साथी जो हैं वो सक्रिय रहें, ऊर्जावान रहें, उत्साही रहें ना। तो इसीलिए जो है निष्ठा प्रशिक्षण किया जाता है कि सभी शिक्षक साथियों को क्रिएटिव मतलब सक्रिय, ऊर्जावान यानी एनर्जेटिक, उत्साही बनाकर सतत उनके व्यवसाय का उन्नत कराना, बच्चों को क्रिएटिव बनाए हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, यही काम है निष्ठा प्रशिक्षण का। तो देखिए इसको पढ़ेंगे तो आप उत्तर बता नहीं पाएंगे किसी को। निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो एक्टिव रहें, ऊर्जावान रहें और उत्साही होकर बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा दें, मनोविज्ञान पूरा उनको पता रहे और मनोविज्ञान के हिसाब से बच्चे को क्रिएटिव बनाए, सक्रिय, बच्चा खुद सक्रिय अधिगम करता बना रहे। ठीक है, तो यही काम है निष्ठा प्रशिक्षण का। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो उद्देश्य है, विशेषता, दोनों बात लगभग एक ही है कि हिंदुस्तान के सभी शासकीय शालाओं यानी के कक्षा 1 से 8 तक के सभी प्रधानाध्यापकों, संस्था प्रधानों, अकादमिक समन्वयों का उन्मुखीकरण करना तथा उन्हें निष्ठा के महत्व के बारे में बताना। कुल मिला जुला के इसकी विशेषता यही है कि हम कक्षा 1 से 8 तक के सभी प्रधानाध्यापक, जो टीचर हैं, जो अनुदेशक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, सभी का उन्मुखीकरण करना, मतलब उन्हें ट्रेंड करना, उनके अंदर जो क्षमता निखर नहीं पाई है उसको निखारना, शिक्षक का जो गुण होता है उसको बाहर निकालना ट्रेंड करके, और उसमें जो है बदलाव लाना ही निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषता है। कुल मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल के जो भी शिक्षक हैं उनको ट्रेंड बनाने के लिए, उनका उन्मुखीकरण करने के लिए, उनके गुणों को बाहर निकालने के लिए हम निष्ठा प्रशिक्षण का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे पढ़ने में सक्रिय रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल कितने मॉड्यूल हैं। तो दोस्तों निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 18 मॉड्यूल हैं, जिसमें से पहले मॉड्यूल का नाम पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा है। निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल में कितने चरण हैं। तो देखिए निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल में 7 चरण हैं, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 PDF खोलेंगे तो 7वां वाला जो खोलेंगे, पूरी ट्रेनिंग जो भी किए रहेंगे, फिर 7वां वाला जो खोलेंगे तो उसमें जो है प्रश्नोत्तरी आएगा।
जो प्रश्नोत्तरी आप लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल में कितने चरण हैं? तो कुल 7 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक मॉड्यूल में कितनी गतिविधियां हैं? तो दोस्तों निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल या प्रत्येक कोर्स में 2 गतिविधियां हैं। ठीक, और 2 गतिविधियां का मतलब है कि जैसे प्रत्येक मॉड्यूल है तो 2 गतिविधियां, एक तो ऑफलाइन गतिविधि है और एक ऑनलाइन गतिविधि है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले देखिए आपको वीडियो दिखाता है। सबसे पहले क्या दिखाता है? वीडियो दिखाता है, और वीडियो दिखाने के तुरंत बाद उसी वीडियो का आपको क्या दिखाता है? PDF दिखाता है। दिखाता है कि नहीं दिखाता है? तो वीडियो दिखाता है तो ऑनलाइन गतिविधि हो गई, और जब PDF दिखाता है तो आप ऑफलाइन उसे पढ़ सकते हैं। मन करे तो आप वीडियो स्किप कर दीजिए, और मन करे तो आप PDF स्किप कर दीजिए, आप केवल वीडियो देखिए। ठीक, तो प्रत्येक मॉड्यूल में कितनी गतिविधियां हैं, कितनी एक्टिविटीज़ हैं? तो 2, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है कि ऑफलाइन गतिविधियां क्या होती हैं? तो ऑफलाइन गतिविधियां हमने बता दिया कि जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है डायरी या चार्ट का निर्माण करना। यह क्या है? ऑफलाइन गतिविधि है। देखिए ऑफलाइन गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ होती हैं जिनमें शिक्षक स्वयं चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे आप शिक्षक डायरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, शिक्षक डायरी का निर्माण करते हैं तो ऑनलाइन तो करते नहीं है, स्वयं चिंतन करते हैं और वहाँ पे आप प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं, और तमाम तरह के प्रश्न लिखने के बाद आप शिक्षक डायरी का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। जो आप चार्ट चिपकाते हैं दीवार पे TLM के रूप में, तो वो भी ऑफलाइन होता है, उसमें कोई ऑनलाइन नहीं होता है। तो ये सब जो है गतिविधियाँ जो शिक्षक करता है वो आपका ऑफलाइन गतिविधि के अंतर्गत आता है। अब देखिए कह रहा है कि ऑनलाइन गतिविधियाँ क्या हैं? तो ऑनलाइन गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ होती हैं जिसमें शिक्षक ब्लॉक स्पॉट लिंक पर जाकर उसे देखकर अपने विचार प्रकट करता है। तो देखिए जो निष्ठा एप्लीकेशन के लिंक जो आपको मिलता है भैया, 18 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 का लिंक है, मॉड्यूल 2 का लिंक है, मॉड्यूल 3 का लिंक है, ऐसे ऐसे लिंक जो मिलता है, उस लिंक पर जब जाके हम क्लिक करते हैं तो यूट्यूब चलने लगता है। चलता है कि नहीं चलता है? तो वो यूट्यूब चलने लगता है या वीडियो चलने लगता है, और लास्ट में जो है उसमें प्रश्नोत्तरी दिया रहता है। तो वही कह रहा है कि ऑनलाइन गतिविधियों में आपको एक लिंक पर जाकर उसे देखकर अपने विचार प्रकट करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूल क्रमांक 1 से हमें क्या सीखने को मिला? तो देखिए दोस्तों मॉड्यूल क्रमांक 1 से हमें पाठचर्या क्या है और समावेशी शिक्षा क्या है, दोनों के बारे में सीखने को मिला। और पाठचर्या और समावेशी शिक्षा के बारे में हमने आपको पहले ही क्या कर दिया है? बता दिया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या कार्य हैं? तो दोस्तों देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या कार्य हैं? देखिए दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य यही है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या करना? सुधार करना। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना ही जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ा उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, और शिक्षा का माध्यम जो है या तो मातृभाषा या तो क्षेत्रीय भाषा को बनाया जाए। प्राथमिक शिक्षा हुआ, चाहे उच्च शिक्षा हुआ, चाहे माध्यमिक शिक्षा हुआ, चाहे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हुआ, इन सब में विभाजित जो किया गया है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ही किया गया है। जैसे 10+2+3 जो किया गया है कि 10 के बाद 2 साल पढ़ेंगे तो आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा, और 3 साल पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन हो जाएगा। अर्थात सभी शिक्षा के स्तर हेतु जो पाठ्यक्रम की योजना का निर्माण, जो सिलेबस की योजना का निर्माण करने का काम है, वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही है। तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो यही है कि सबसे पहला उद्देश्य आप बता सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, और शिक्षा व्यवस्था में जो नई नई चीज़ें हैं जैसे 10+2+3 ठीक पाठ्यक्रम योजना बनाना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ढेर सारे लिखे हैं कि
इसमें छात्रों के व्यवहारिक पक्ष एवं शारीरिक पक्ष पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा को इनको मुख्य स्थान दिया गया, जिससे शिक्षा के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस तरीके से ढेर सारा काम जो है नई शिक्षा नीति के द्वारा की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी बच्चे में क्या क्या विविधता पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, पूछ रहा है कि किसी बच्चे में क्या विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे बात कर रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता की। तो देखिए दोस्तों, दुनिया के कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते, सब में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अर्थात प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से अलग होता है, वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। जुड़वा बच्चे हैं, देखने उगने में एकदम सेम लगेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनका मानसिक स्तर में अंतर हो। ठीक, तो देखिए मानसिक स्तर को ही यहाँ पे देखिए लिख दिया है सीखने के स्तर। जैसे सीमा एक पाठ को 1 घंटे में पढ़ लेती है, लीना उसी पाठ को पढ़ने में 2 घंटा लगाती है। इसका मतलब उसमें सीखने के स्तर में अंतर है। आकार में अंतर मतलब रंग रूप आकार में अंतर, आर्थिक स्थिति में भी अंतर हो सकता है, लिंग में भी अंतर हो जा सकता है, जाति में, उम्र में, दिव्यांगता आदि किसी भी क्षेत्र में विविधता हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी विद्यालय की समस्त दिनचर्या किसके निर्देशन में होती है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी विद्यालय की समस्त दिनचर्या प्रार्थना से लेकर खेल कूद तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के निर्देशन में होती है। अभी हमने शुरू में ही बताया आपको कि विद्यालय में जो भी प्रार्थना से लेकर खेल कूद तक, छुट्टी तक जो भी कुछ होता है, सब जो होता है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के निर्देशन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का आशय क्या है। अब देखिए, पाठ्यक्रम ए है, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस हो गया है। ठीक, तो पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक पाठ्य और एक क्रम। अर्थात किसी भी कक्षा के लिए विषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही पाठ्यक्रम कहलाता है। जैसे देखिए, आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो आप साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो इकट्ठा थोड़ी न पढ़ डालते हैं। पहले आपका जो है चैप्टर का नाम लिखा जाता है कि भैया जैव प्रक्रम पहला चैप्टर है। जैव प्रक्रम में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप पोषण पढ़ेंगे, ठीक है, आप जो है पाचन पढ़ेंगे, आप श्वसन पढ़ेंगे, आप परिवहन पढ़ेंगे, आप प्रजनन पढ़ेंगे। इस तरीके से चैप्टर वाइज जो है आपका एक सिलेबस, एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। हर विषय का पाठ्यक्रम मतलब सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने के लिए, शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण करने के लिए उसको पाठ्यक्रम बनाया जाता है। अगला है अभी तक देश में कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। तो दोस्तों देखिए, हमारे देश में अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 अक्षर, तो 3 ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारे देश में लागू हुआ है। देखिए, सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इन 1686 में लागू हुआ था, दूसरा जो है 1986 में लागू हुआ था, और तीसरा जो है 2020 में लागू हुआ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहला 1686, दूसरा 1986, तीसरा 2020। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 16 है, बस 86 यहाँ पे है, यहाँ पे 19 से 86 है, दोनों याद हो जाएगा। और ये 2020 वाला मतलब 2021 चल रहा है, 1 साल पहले एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। अगला है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई जा चुकी है। तो दोस्तों देखिए, एनसीईआरटी के द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनाई गई है, इसका जवाब है 1, 2, 3, 4, 5। कुल 5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को क्या किया गया है, बनाया जा चुका है। और देखिए यहाँ पे पहली पाठ्यचर्या जो बनी थी, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975। दूसरी जो पाठ्यचर्या बनी थी, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988। तीसरी जो पाठ्यचर्या बनी थी, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 एनसीईएफ, और एनसीईएफ 2005, एनसीईएफ 2020।
तो इन आंकड़ों को आपको याद करना है कि 1975 से वर्ल्ड कप शुरू होना, जब से क्रिकेट का वर्ल्ड कप पहला हुआ था तभी पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनी थी। उसके बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसके 2 साल बाद दूसरी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनी। उसके बाद पूरा 2000 में बनी। 2005 वाला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हम लोग टेट में पढ़े ही हैं और 2020 वाला जो है जानते ही हैं। ठीक, एनसीईआरटी ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम बनाए हैं? तो दोस्तों देखिए, लर्निंग आउटकम जो है कक्षा 1 से 10 तक के लिए एनसीईआरटी ने बनाया है। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि लर्निंग आउटकम्स होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, लर्निंग आउटकम्स क्या होता है? लर्निंग माने सीखना और आउटकम्स मतलब कम से कम इतना तो सीख ही लेना है। देखिए ठेठ भाषा में समझा रहे हैं। लर्निंग माने सीखना और आउटकम्स माने कम से कम तो इतना बच्चे आज जान ही जाएंगे। जैसे एक मान लीजिए हमको शिक्षण प्लान बनाना है और शिक्षण प्लान में हमको बनाना है कि भैया आज 1 से 10 तक गिनती हम लोग बच्चों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर लर्निंग आउटकम में आपको लिखना पड़े कि लर्निंग आउटकम क्या होगा, यानी 1 से 10 तक बच्चे अगर गिनती सीख रहे हैं तो कम से कम क्या सीख लेंगे, तो यहाँ लर्निंग आउटकम में लिखेंगे आप कि आज से बच्चे 1 से 10 तक की वस्तुओं को गिनने सीख लेंगे। आज से बच्चे 1 से 10 तक कोई भी चीज़ गिनना बच्चे क्या करेंगे, सीख लेंगे। यही आज हम सिखा रहे हैं, यही हमारा लर्निंग आउटकम है। 11, 12, 13, 14 नहीं सीख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आज के शिक्षण प्लान में हम बता रहे हैं उतना बच्चे आज सीख जाएंगे, उसी को लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि समावेशी कक्षा से क्या आशय है? तो दोस्तों देखिए, समावेशी कक्षा हमने शुरू में ही बता दिए कि प्रत्येक विद्यालय में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कुछ दिव्यांग होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ हिंदू होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ किसी जाति के होते हैं, कुछ किसी जाति के होते हैं। कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उनसे बिना भेदभाव किए समान भाव से शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है, जो कि विभिन्न रंग, रूप, आकार, धर्म, जाति, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र, दिव्यांगता के आधार पर भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान भाव और रुचि से के साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसको हमने कई बार बताया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विशेष आवश्यकता वाले शाला में प्रवेश दिलाना उचित है? यहाँ पे कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विशेष आवश्यकता वाले शाला मतलब कि विद्यालय में प्रवेश दिलाना उचित है। विशेष आवश्यकता का मतलब है कि हो सकता है कि वह दिव्यांग हो, उसका एक पैर ही ना हो, उसके एक हाथ ही ना हो, उसको कम दिखाई देता हो। ऐसे लोगों को क्या अलग स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहिए? तो उत्तर है नहीं। उनमें हीन भावना उत्पन्न होगी कि हमको कम दिखाई देता है, हम अंधे हैं, हमारा हाथ कटा है, हम दिव्यांग हैं, इसलिए हमको दूसरी जगह पढ़ने जाना पड़ रहा है, नहीं तो हम भी सबके साथ बैठ के पढ़ते। उसमें हीन भावना उत्पन्न होगी, इसलिए उनको अलग विद्यालय में नहीं बल्कि उसी विद्यालय में समावेशी शिक्षा के साथ शिक्षा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय की रचना कैसी थी? तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 की रचना थी कि 10 के बाद 2 साल आप पढ़ेंगे तो इंटर कर लेंगे और 3 साल पढ़ेंगे तो आप क्या कर लेंगे, बीए कर लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई उसमें इस संरचना को बदल दिया गया और उस संरचना को अब यहाँ पे देखिए 10, 2, 12 है तो यहाँ पर 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15 कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? 15 साल में आप ग्रेजुएशन को क्या करेंगे, पास करेंगे। तो यहाँ पे कह दिया कि पहले आप 5 साल पढ़ेंगे प्री प्राइमरी में, ठीक है, उसके बाद 3 साल पढ़ेंगे, फिर 3 साल पढ़ेंगे, फिर 4 साल करेंगे, तो 5, 3, 3, 4 पढ़ेंगे तो आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। क्या कर लेंगे, 5, 3, 3, 4, ठीक, तो याद हो ही जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब बना और लागू कब हुआ? तो देखिए दोस्तों RTE बात कर रहा है RTE 2009 की। तो RTE 2009 जो है ये बना तो 2009 में, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। इस चीज़ को याद रखना है कि RTE यानी राइट टू एजुकेशन जो कानून बना वह 2009 में बना और 2009 में बना और इसे लागू किया गया कब? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है गंभीर अक्षम बच्चों को किस अधिनियम के तहत घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार है? तो देखिए दोस्तों गंभीर अक्षम बच्चे जो ऐसे बच्चे हैं जो इतना दिव्यांगता उसमें है कि वह विद्यालय जा ही नहीं सकते, वो घर में ही शिक्षा पाने के पाने का अधिकार उनको है। तो वह अधिनियम है 2012 का अधिनियम। अगला है बच्चे कब जल्दी सीखते हैं? बच्चे कब जल्दी सीखेंगे? जब भय मुक्त वातावरण हो, मतलब ऐसा वातावरण हो जहाँ पे भय, कुल मिला जुला के आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब दूषित वातावरण ना हो। दूषित वातावरण अगर नहीं है तो बच्चे जल्दी जल्दी क्या करते हैं? सीखते हैं, अधिगम करते हैं। ठीक है, तो दूषित वातावरण का मतलब है कि वहाँ पे मारपीट झगड़ा झंझट ना हो, वहाँ पे कोई चरस दारू गांजा बेचने वाले लोग ना हो, वहाँ पे उस सोसाइटी में केवल पढ़ने लिखने वाले लोग ही हो। ऐसा होना चाहिए वहाँ का वातावरण, अर्थात भयमुक्त वातावरण हो। खेल खेल में उनकी रुचिकर गतिविधियों से चित्र वीडियो और समूह के द्वारा बच्चे जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है UDL का फुल फॉर्म बताइए। तो दोस्तों देखिए U से होगा यूनिवर्सल और D से होगा डिजाइन फॉर लर्निंग। और जाहिर सी बात है भैया हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अधिगम के लिए कर रहे हैं, और अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। तो L फॉर लर्निंग तो आपको अपने आप याद आ जाएगा क्योंकि शिक्षा से संबंधित है। अब देखिए U से होगा यूनिवर्सल और D से होगा डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अगला है UDL क्या है? UDL क्या है? तो जब बात कर रहा है UDL क्या है तो UDL के क्या कार्य हैं? तो सीखने की सामग्री क्या है? सीखने की सामग्री है। जैसे यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखने के लिए कुछ डिजाइन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ संकेत आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ प्रिंट आपके सामने, कुछ वीडियो ऑडियो, कुछ प्रिंट आपके सामने, कुछ सांकेतिक भाषा आपके सामने जो है प्रस्तुत किए गए हैं। तो कुल मिला जुला के मतलब है UDL या यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग जो है वह सीखने के किट हैं। तो सीखने की सामग्री जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ब्रेल लिपि हो गया, प्रिंट हो गया, सांकेतिक भाषा हो गया, ये जो चीज़ें हैं उन्हीं को आप UDL कहेंगे। ठीक है, अगला है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए एक समावेशी कक्षा अगर है तो वहाँ पे शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो आप एक भाषा में कह सकते हैं तो शिक्षक की जो भावना होनी चाहिए वह लोकतांत्रिक होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, अर्थात वह सभी बच्चों को एक समान देखे, एक आंख से देखे, किसी में भेदभाव ना करे, ऐसा होना चाहिए। मतलब शिक्षक का व्यवहार जो होना चाहिए आदर्श होना चाहिए, समानता का व्यवहार करे, सराहना करने वाला हो, बच्चे से प्रेम करने वाला हो, संवेदनशील हो, सकारात्मक सोच रखने वाला हो, कुल मिला जुला के लोकतांत्रिक हो, प्रजातांत्रिक हो, आदर्श व्यवहार करने वाला होना चाहिए। अगला है समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो देखिए समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे किया जा सकता है? शिक्षक आवश्यक कौशल में निपुण हो, यानी सभी को एक समान देखे, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक आदर्श व्यवहार करने वाला हो, अच्छी कार्य योजना का निर्माण करे, शिक्षक हैंडबुक का उपयोग करे और उत्साही हो। तो इससे तो मुझको ये चारों ऑप्शन जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है। इसमें समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे किया जा सकता है? जैसे दिव्यांग बालक सामान्य बालक दोनों
तो किसी में भेदभाव ना करें, अपने आप जो है समावेशी कक्षा का निर्माण हो जाएगा। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किन किन साधनों से जल्दी सीख सकते हैं। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अंधा है, तो अंधा है तो उसके लिए साधन प्रयोग करिए ब्रेल लिपि। किसका? ब्रेल लिपि। छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको छू के वो लोग जो है सीखते हैं। अगर कोई मान लीजिए बहरा है तो बहरे के लिए संकेत विधि का प्रयोग करिए, संकेत के द्वारा सिखाइए, हाथ होत इधर उधर करिए, तो उस तरीके से बच्चा सीखेगा। या ऑडियो बुक, जैसे मान लीजिए कोई अंधा है लेकिन सुनाई देता है तो ऑडियो बुक का प्रयोग करिए, ठीक है। बरखा सीरीज का प्रयोग करिए। स्पर्श मैप बुक, तो यही देखिए ब्रेल लिपि हो गया। स्पर्श मैप बुक का प्रयोग करिए। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे आप, तो देखिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो बहरा होगा उसके लिए आप सांकेतिक भाषा या वीडियो कार्यक्रम का प्रयोग करिए जिसमें आवाज़ ना हो। शिक्षक हैंडबुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। समावेशी बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए समावेशी बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि समावेशी बच्चों में ढेर सारे मानसिक स्तर के बच्चे रहते हैं, तो समावेशी बच्चों का मूल्यांकन उनके मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। सभी को एक समान क्वेश्चन आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट संदेश देना, प्रश्न का उत्तर के लिए पर्याप्त समय देना, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पोस्ट, ये सब फालतू चीज़ें लिखी है। समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन अगर करना है आपको, तो देखिए उसमें कई प्रकार के बच्चे रहते हैं जो दिव्यांग रहते हैं, तो कोई बच्चा ऐसा रहता है जिसका मानसिक स्तर कमज़ोर होता है, कोई रहता है जिसका मानसिक स्तर मजबूत होता है, तो उनका मूल्यांकन उनके मानसिक स्तर के रूप से होगा। अगर जो कमज़ोर बच्चा है उसको सरल क्वेश्चन देना है, जो तेज़ बच्चा है उसको अच्छे क्वेश्चन देना है, तो इस तरीके से समावेशी बच्चों का मूल्यांकन हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए NCF 2005 का सिद्धांत क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का जो है सिद्धांत क्या है। तो देखिए इसके 5 सिद्धांत होते हैं, यहाँ पे 4 ही सिद्धांत लिखा है लेकिन 5 सिद्धांत होते हैं। NCF 2005 के 5 सिद्धांत होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें बताया गया है, सबसे पहला सिद्धांत देखिए हमको याद आ गया कि यहाँ पे पहला सिद्धांत बताया गया है कि जैसे बच्चों का जो बस्ता होता है उसको भारी नहीं करना है, बल्कि उसको क्या करना है, हल्का करना है, यानी किताबों की संख्या कम करनी है, ठीक। दूसरा है कि बच्चे को गतिविधि आधारित शिक्षा देनी है ताकि बच्चे को याद रहे, रटने की प्रथा क्या करनी है, बंद कर देनी है। तीसरा, ऐसा शिक्षा देना है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। चौथा, ऐसा शिक्षण देना है कि ज्ञान को जीवन से बच्चा जोड़ सके। ऐसा शिक्षण नहीं देना है कि फालतू में हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc सब करता रहे और नौकरी उकरी ना पाए। ऐसा ज्ञान देना है जो जीवन में बच्चे को काम आए, आगे जाके उसको मतलब रोजगार दे, ठीक। और पांचवा है मूल्यांकन सरल हो, उसमें लचीलापन हो। तो ये 5 हैं कि बच्चे के बस्ता को जो है, बस्ते के वज़न को कम करना है, बच्चे को रटंत विद्या नहीं देनी है, और बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे को उसके ऐसा ज्ञान देना है कि वह जीवन से जोड़े रखे, और 5वां जो है उसका मूल्यांकन सरल हो, उसमें लचीलापन होना चाहिए। देखिए पोर्टफोलियो से क्या आशय है, तो दोस्तों देखिए पोर्टफोलियो से आशय क्या है। सबसे पहले जानिए कि पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार का ऐसा बस्ता होता है जिसमें किसी बच्चे या व्यक्ति की जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों या जानकारियों का समावेशन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है विभिन्न क्षेत्रों के, तो आपको हम समझाते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। जैसे 10वीं की मार्कशीट आप लेते हैं, तो 10वीं की मार्कशीट में जो मूल्यांकन किया जाता है वो पोर्टफोलियो के माध्यम से ही किया जाता है। इसमें क्या रहेगा, इसमें विभिन्न क्षेत्र यानी हिंदी में आपका परफॉर्मेंस या उपलब्धि क्या है उसकी जानकारी मिलेगी, इंग्लिश में क्या है उसकी जानकारी मिलेगी, विज्ञान में क्या है उसकी जानकारी मिलेगी, सामाजिक विज्ञान में क्या है उसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और खेल कूद में, कला में आपकी क्या उपलब्धि है, कंप्यूटर में क्या उपलब्धि है, सारी की सारी चीज़ें जो है इस मार्कशीट में क्या रहती हैं, यानी विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी जब किसी एक व्यक्ति के
लिया जाता है तो उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे एक मार्कशीट में सारी की सारी विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियों को हम लोग समाहित करते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत जानकारी भी आ सकती है, पारिवारिक जानकारी भी आ सकती है, शैक्षणिक जानकारी। देखिए यहाँ पे जो है शैक्षणिक जानकारी है, सांस्कृतिक व खेल कूद संबंधित जानकारी भी आ सकती है, और सह शैक्षिक क्षेत्र जैसे शिक्षा के साथ गाना वाना गाते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, तो शिक्षा के साथ क्रिकेट खेलना सीखते हैं, तो ये सब की जानकारी भी इसमें आ सकती है। NEP का पूरा नाम क्या है? तो N से होगा नेशनल, E से होगा एजुकेशन, P से होगा पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे मॉड्यूल 2 पे। मॉड्यूल 2 का वीडियो नेक्स्ट रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।